हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इस वीडियो में आपको जो एमसीक्यूज मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ आपको सीबीएसई के लिए आउट ऑफ सिलेबस मिल सकते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि मैंने सभी बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये ना सोचें कि हमारे सीबीएसई में आउट ऑफ सिलेबस हैं तो हम उनको ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको मिल सकते हैं, कहीं एंट्रेंस में मिल सकते हैं, किसी एग्जाम में मिल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से यहाँ पर समझें और उन्हें नोट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट मेंशन की है बच्चों, इस प्लेलिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। एमसीक्यू फिजिक्स 12 यहाँ पर आपको सभी चैप्टर से एमसीक्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, कुछ मैंने डाल दिए हैं और कुछ मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा बच्चों। अगर आपको इस प्लेलिस्ट में जाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्लेलिस्ट का लिंक पा सकते हैं या फिर इंडिविजुअल वीडियोज़ के लिंक भी पा सकते हैं। तो हम बात करते हैं चैप्टर 5 यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि हमारे सिलेबस में इस बार है। देखिए, करंट लूप होगा, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आपके लिए सभी टॉपिक्स से एमसीक्यूज लेकर आने की। तो मैं यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज लेकर आया हूँ सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। First question is the magnetic dipole moment associated with an atom due to orbital motion of an electron in the first stationary orbit is। यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको बताना है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है यानी फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर एसोसिएट होगा। ओके, तो आप ध्यान रखें कि भाई जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो वो इक्विवेलेंट होगा एक करंट लूप के। जैसे आपने पढ़ा था कि एक करंट लूप होता है, उसकी अपनी डाइपोल मोमेंट होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको हम बोलते हैं NIA, राइट। N है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट और A है एरिया ऑफ द लूप। ओके, तो यहाँ पर अगर I करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है एटम में, यानी ये एक करंट लूप के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर यहाँ पर ये करंट लूप के इक्विवेलेंट है तो जाहिर सी बात है इसका भी कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, ये जानने के लिए आप एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर याद कर सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। इसको हम MN से यहाँ पर बताएंगे और ये होगा NEH/4πm। ओके, तो देखिए यहाँ पर N है, यानी आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो N1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो ये N2 हो जाएगा, अगर थर्ड की बात कर रहे हैं तो N3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और E होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और H होता है बच्चों यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, M है यहाँ पर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो यहाँ पर N की वैल्यू 1 होगी और ये होगा EH/4πm। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए EH/4πm, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, EH/4πm। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ओके, वो क्या होगा EH/4πm। तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा, दिस वन इज फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड के लिए हो जाएगा 2EH/4πm। ओके, तो ये हो जाएगा देखिए EH/2πm, यानी दिस वन इज फॉर सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, तो इस तरीके से आप हर एक ऑर्बिट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जान सकते हैं, राइट। तो आपने यहाँ पर देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्वांटाइज होती है बच्चों, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस तरीके से इंक्रीज कर रही है। यानी आपने देखा EH/4πm जो है मिनिमम डाइपोल मोमेंट है, दैट इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी इसको आप मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं। ओके, अब आप देखिए सेकंड में इसका ट्वाइस हो गया, थर्ड में इसका 3 टाइम्स हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यही एक वैल्यू है जिसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्वांटाइज है। इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि भाई मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में, वो होगा EH/4πme। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। At a certain place, the horizontal component of Earth magnetic field is equal to the vertical component. The angle of dip at this place is, यानी यहाँ पर बताना है कि उस प्लेस पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा बच्चों, 0 होगा, 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा या फिर 45 डिग्री होगा। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक पोल्स को और मैग्नेटिक इक्वेटर को अगर आप
छोड़ दें, एक्सेप्ट मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक इक्वेटर, तो आप देखेंगे एवरीवेयर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एक एंगल बनाता है इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, उसको हम बोलते हैं डेल। यानी आप किसी पॉइंट को ले लीजिए, उस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, इसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजन, तो हॉरिजन के साथ एक एंगल बनाया होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ओके, तो अगर इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एंगल बना रखा है तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं फील्ड को दो पार्ट्स में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमने 11th क्लास समझा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसको हम बोल देते हैं BH और इसको हम बोल देते हैं BV यानी वर्टिकल कंपोनेंट। तो BH क्या हो जाएगा, देखिए BH हो जाएगा B कोस डेल और BV क्या हो जाएगा, BV हो जाएगा यहाँ पर B साइन डेल, राइट। BV हो जाएगा B साइन डेल। ओके, तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर BH और BV दोनों इक्वल हैं, जैसे कि यहां पर देखिए आप बोले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपको बताना है यहां पर एंगल ऑफ डिप। तो अगर आप यहां पर BV को इधर ले आएं यानी शिफ्ट कर दें, आप देखो वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, बस उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो आप इसको इधर लेकर आए BV को, ये हो गया BV और ये है इधर BH जिसकी वैल्यू ये है। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा ये BV है और ये BH है, तो ये हो गया रिजल्टेंट B। तो इस ट्रायंगल में अगर आप इसको दे दें नाम AOB, राइट, तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि tan डेल क्या होगा, tan डेल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BV अपॉन BH। और अगर यहाँ पर बोला जा रहा है BV BH के इक्वल है तो ये हो जाएगा 1, यानी tan डेल की वैल्यू 1 कब होगी, जब डेल कितना होगा 45 डिग्री होगा। ओके, तो अगर BV BH के इक्वल है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल है, तो डेल जो होगा यानी एंगल ऑफ डिप जो होगा तो कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए किसी पॉइंट पर डिप एंगल को यानी एंगल ऑफ डिप को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डिप सर्किल, राइट। क्या यूज करते हैं बच्चों, डिप सर्किल यूज करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। तो हम डिप सर्किल यूज करते हैं किस लिए, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल ऑफ डिप मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर एक निडल होती है मैग्नेटिक निडल, जैसे कि कंपास निडल में होती है, कंपास में होती है। कंपास में हॉरिजॉन्टल प्लेन में निडल मूव करती है और यहाँ पर डिप सर्किल में वर्टिकल प्लेन में मूव करती है। तो देखिए डिप सर्किल की जो निडल है उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एक एंगल बनाया हुआ है, किसी पॉइंट पर आप इसको लेकर जाएंगे तो एंगल बनाएगा। तो यही एंगल बताएगा हमें कि वहाँ पर डेल की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या है। ओके, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक पोल्स पर ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगी बिल्कुल इस तरीके से, राइट। और आप देखेंगे इक्वेटर पर ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगी, राइट। तो मैग्नेटिक पोल्स पर या इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप क्या होगा, वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल होगा या नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या नहीं होगा, आगे जाके हम एक क्वेश्चन में भी समझेंगे। तो डिप सर्किल हम यूज़ करते हैं एंगल ऑफ डिप मेजर करने के लिए किसी पॉइंट पर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा 45 होगा अगर वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों इक्वल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स जीरो एट। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स जीरो एट। तो देखिए यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, हर पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एक एंगल बना रखा है तो वो क्या होगा, अदर देन मैग्नेटिक पोल्स होगा या इक्वेटर होगा। यानी मैग्नेटिक पोल्स पर वर्टिकल डायरेक्शन में निडल अलाइन हो जाती है और इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फील्ड जो होगा, फील्ड क्या होगा, फील्ड का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ओके, और यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, राइट। तो आप देख लीजिए कि जब ये बिल्कुल वर्टिकली अलाइन हो जाती है निडल तो हम बोलते हैं कि कहाँ पर है, मैग्नेटिक पोल्स पर है। कहाँ पर है, मैग्नेटिक पोल्स पर हो सकती है, मैग्नेटिक साउथ पर हो सकती है, मैग्नेटिक नॉर्थ पर हो सकती है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर पर है। कहाँ पर है बच्चों, मैग्नेटिक इक्वेटर पर। ओके, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर आप देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ इसने क्या एंगल बनाया हुआ है, जीरो। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू होती है 0 डिग्री और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाया हुआ है, देखिए 90 डिग्री बनाया हुआ है। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि मैग्नेटिक पोल्स पर एंगल ऑफ डिप होता है 90 डिग्री यानी मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पर मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप होता है 0 डिग्री यानी मिनिमम होता है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखिए अगर डेल 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा BH, कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। इसका मतलब जो भी यहाँ पर फील्ड है अर्थ का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है। तो यहाँ पर BV की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर BV की वैल्यू 0 होगी, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा इक्वेटर पर। ओके, और यहाँ पर हम अगर पोल्स की बात करें मैग्नेटिक पोल्स की
तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा अर्थ के, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होगी 0। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। ओके, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि मैग्नेटिक पोल्स पर क्या होगा और मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या होगा। तो आप बताइए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन 0 एट, 0 कहाँ होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखिए यहाँ पर BH की वैल्यू 0 है, जब डेल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये कहाँ होगा, मैग्नेटिक पोल्स पर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा स्टूडेंट्स, यानी मैग्नेटिक पोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वेयर इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा उस केस में डिप सर्किल जो है, उस केस में डिप सर्किल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन होगा, यानी उसकी निडल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, क्योंकि वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। ओके, अगर डिप सर्किल में कंपास निडल ने, यानी जो मैग्नेटिक निडल है उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो एंगल बनाया हुआ है अदर देन 0 या 90 डिग्री, तब वहां पर दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया हुआ है 0, यानी डेल की वैल्यू है 0। देखिए डेल की वैल्यू है 0, डेल होता है एंगल ऑफ डिप। तो अगर डेल की वैल्यू 0 है तो BH और BV की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए। BH और BV का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, BH का होता है B cos डेल और BV का होता है B sin डेल, आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो B sin डेल की वैल्यू क्या हो जानी है, 0 हो जानी है, और cos 0 डिग्री क्या होता है, cos 0 डिग्री होता है 1। तो BH की वैल्यू होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल और BV की वैल्यू होगी 0, क्योंकि sin 0 0 होता है। तो BV 0 कहाँ हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट 0 कहाँ हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 कहाँ होता है, देखिए यहाँ पर डेल की वैल्यू 0 होती है, और ये कहाँ होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर पर। कहाँ होती है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इक्वेटर पर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा देखिए अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जहाँ पर डेल की वैल्यू 0 होती है, मिनिमम होती है। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तीनों। ओके, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई अगर कहीं पर जो है BV लेट से वो 1/√2 है BH के लिए, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप बताइए। तो आप tan del इक्वल्स टू BV अपॉन BH का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर आप ये डेल की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको BV की जगह 1/√3 BH रखना है, तो BH से BH कैंसिल होगा, tan del की वैल्यू 1/√3 आएगी। तो 1/√3 कहाँ होती है, किस एंगल पर होती है, तो आप डेल की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से टॉपिक से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। The neutral point in the magnetic field of a horizontally placed bar magnet is a point where the magnetic field due to that bar magnet is, ऑप्शन देख लीजिए, 0 होगा, more than that of earth होगा, less than that of earth होगा, या फिर equal and opposite to that of earth magnetic field होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है यहाँ पर। ओके, इसको हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखा है, यानी जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है। तो इस डायरेक्शन में हमने अलाइन किया है कि मैग्नेट का नॉर्थ है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और मैग्नेट का साउथ है ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। तो एक्चुअल में जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है, और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ होता है उधर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ओके, तो यहाँ पर जो अर्थ का फील्ड होगा एक्चुअल में वो किधर होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ। और यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नेट का क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट। तो आप देखिए यहाँ पर कि इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर बार मैग्नेट के यहाँ पर आपको दो ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर P और Q है, जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो अर्थ का फील्ड है वो देखिए प्लेन में, स्क्रीन में आप देखिए यहाँ से इस तरफ है ना, ऊपर की तरफ है, और जो मैग्नेट का फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो किसी एक पॉइंट पर ऐसा हो सकता है दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो वहां पर हमें मिलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर आपने मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रखा है और मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रखा है, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर। लेकिन अगर आपने मान लीजिए मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रखा है और मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रखा है, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं एक्सियल लाइन पर।
राइट। अब एक्चुअल में न्यूट्रल पॉइंट पर होता क्या है, मैंने आपको बताया ना कि अर्थ का और मैग्नेट का फील्ड जो होता है इक्वल और अपोजिट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलता है। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हम कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट जीरो है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ओके, तो ये भी नहीं होगा, मोर भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा, यानी क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा बार मैग्नेट का फील्ड वहाँ पर। कहाँ पर, न्यूट्रल पॉइंट पर। तो न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिलते हैं ये भी आप समझ लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपने, दोबारा सुन लीजिए, अगर आपने मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रखा है, अगर आपने मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रखा है तो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे एक्सियल लाइन पर मैग्नेट की। अगर आपने मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रखा है तो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर। ओके, चलिए, तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट सब्सटेंस शुड बी ऑफ, यानी यहां पर आपको बताना है कि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर मटेरियल आपको यहां पर लेना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है तो आपको कुछ कोर मटेरियल लेना होगा, कोर के लिए कुछ सब्सटेंस लेना होगा। तो सब्सटेंस की जो है यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, हाई ससेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, या फिर दोनों हाई परमेबिलिटी हो और लो ससेप्टिबिलिटी हो, या फिर क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, उसके लिए कोर सेलेक्ट करनी है, कोर मटेरियल सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको मैं 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, 4 रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए कोर की, जो कोर मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए। दूसरा, ससेप्टिबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, ससेप्टिबिलिटी भी स्टूडेंट्स हाई होनी चाहिए। थर्ड, कोर्सिविटी लो होनी चाहिए। एंड फोर्थ, रिटेंटिविटी भी लो होनी चाहिए। ओके, रिटेंटिविटी भी लो होनी चाहिए, राइट, यानी कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी आपकी लो होनी चाहिए उस मटेरियल की, और परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी हाई होनी चाहिए। अब ये कोर्सिविटी क्या है, रिटेंटिविटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर परमेबिलिटी तो आपको पता होगा, ससेप्टिबिलिटी होता है कि कितना ईज के साथ कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, यानी ससेप्टिबिलिटी से हमें ये पता लगता है कितना ईजिली कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है। कोर्सिविटी होता है स्टूडेंट्स कि कितना हमें रिवर्स में मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना होगा स्पेसिमेन पर, जिसको हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है, कि उसके अंदर जो इंड्यूस हुई है मैग्नेटिज्म वो जीरो हो जाए। और रिटेंटिविटी होता है कि जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो कितना मैग्नेटिज्म उस सैंपल में इंड्यूस रह जाता है, उसकी वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ओके, या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिड्यूस टू जीरो। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा हाई परमेबिलिटी हाई ससेप्टिबिलिटी, यानी अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो आपको जो सब्सटेंस चाहिए होगा कोर मटेरियल के लिए, उसकी जो परमेबिलिटी है और ससेप्टिबिलिटी है दोनों हाई होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, यानी एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, डू नॉट एग्जिस्ट, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होंगी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होंगी, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो देखिए, आप जब भी कोई मैग्नेट आप लेते हैं, बार मैग्नेट आपने ले लिया, तो बार मैग्नेट का फील्ड आपने ऑलरेडी 10th क्लास में भी समझा है ये कि कैसा होता है आउटसाइड मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक क्लोज लूप बनाती हैं, तो यहाँ पर मैग्नेट के अंदर भी ये होंगी, यानी ये होंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, तो इस तरीके से एक लूप बन जाता है। तो आप देखेंगे आउटसाइड मैग्नेट जो होता है, आउटसाइड मैग्नेट जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं नॉर्थ टू साउथ, क्या होती है देखिए, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड मैग्नेट जो होती हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो होती है साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो यहां पर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, यानी इनसाइड मैग्नेट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो होती हैं फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When a bar magnet is cut along its length, यानी longitudinally हम इसको कट कर रहे हैं into two equal parts, the pole strength and dipole moment of each half remains same, becomes doubled, becomes half, pole strength becomes half and dipole moment remains same। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिए, अगर एक बार मैग्नेट है उसको हम
एक्सियली यानी लॉन्गिट्यूडनली कट कर देते हैं दो पीसेज में। ओके, दो पीसेज में हमने उनको कट कर दिया है। तो हमें बताना है कि भाई उसकी पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए इसकी मैग्नेटिक लेंथ है कितनी 2L, हम 2L ले लेते हैं। ओके, और जो पोल स्ट्रेंथ है वो है M और M। तो पहले मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट कितनी है M1, हमने कहा ये होती है M इंटू 2L, यानी पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट इनटू मैग्नेटिक लेंथ, जिसको हम बोल सकते हैं 2ml। ओके राइट। अब हमने इसको एक्सियली कट किया दो इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैग्नेटिक लेंथ तो अभी भी क्या रही 2L रही, लेकिन क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हाफ हो गया तो पोल स्ट्रेंथ हो जाती है हाफ, ये हो जाएगी M/2। तो अगर आप यहाँ पर डाइपोल मोमेंट निकालेंगे दोनों पार्ट की, दोनों जो पीसेज हैं उनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगी M/2 इंटू 2L, यानी ये हो गई ml। तो पहले कितनी थी, पहले थी 2ml, अभी हो गई ml। पहली थी पोल स्ट्रेंथ M, अभी हो गई M/2। तो आपने देखा कि पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों हाफ हो गई, तो यहाँ पर होगा बिकम्स हाफ, यानी पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच हाफ बिकम्स हाफ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आप देख लीजिए कि मैग्नेट को आप अगर एक्सियली यानी लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हैं दो इक्वल पीसेज में, तो पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों हाफ हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन ए बार मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी ट्रांसवर्सली हम इसको कट कर रहे हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच हाफ। यानी यहाँ पर अब पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अगर हम किसी मैग्नेट को ट्रांसवर्सली यानी उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलरली हम इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि एक मैग्नेट है, अगर हम इसको इक्वेटोरियली दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। देखिए पोल स्ट्रेंथ क्यों सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ है। मान लीजिए पहले M है तो अभी भी पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, M होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि इसकी मैग्नेटिक लेंथ पहले 2L अगर थी तो अभी कितनी हो गई, अभी हो गई दोनों पीसेस की L और L, राइट। तो पोल स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले थी देखिए M2L, यानी जिसको हम बोल सकते हैं 2ml। अभी कितना हो गई M2 दोनों की कितना हो जाएगी ml, राइट। तो आपने देखा कि भाई डाइपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो हाफ हो गई, क्या हो गई देखिए हाफ हो गई, लेकिन पोल स्ट्रेंथ सेम रही, रिमेन्स सेम, राइट। तो यहां पर होगा देखिए पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाफ रिमेन्स सेम एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच हाफ बिकम्स हाफ। ओके, तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। तो आप देख लीजिएगा मैग्नेट को किस तरीके से कट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट ओवर अ क्लोज सरफेस इज। यहां पर बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि भाई अगर किसी बार मैग्नेट को किसी क्लोज सरफेस के अंदर हम रख देते हैं, यानी इनक्लोज कर रहा है वो सरफेस उस मैग्नेट को, तो उस सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो यहां पर आपने गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है और उसने एक मैग्नेट को एनक्लोज किए हुए है, तो यहां पर जो भी टोटल फ्लक्स होगा थ्रू द सरफेस वो क्या होगा, फाई हम उसको बोल देते हैं। तो ये होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर आप देखिए कि जितना फ्लक्स नॉर्थ से निकल रहा है, देखिए जितना फ्लक्स नॉर्थ से निकला उतना वापस से साउथ से एंटर करेगा, यानी जितना फ्लक्स लीव कर रहा है उतना ही वापस से एंटर कर रहा है। तो जितना नेगेटिव फ्लक्स है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि भाई अगर दोनों पोल्स हैं यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, क्योंकि आप दो पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई मैग्नेट नहीं बना सकते इसमें नॉर्थ नॉर्थ हो या फिर साउथ साउथ हो, है ना। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में जो उसका सिग्निफिकेंस है वो ये भी है कि भाई गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म एस्टेब्लिश दैट कि भाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि भाई सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो आपने ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ा होगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप सरफेस के अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। ओके, क्योंकि वहां पर जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है Q/ε0, क्योंकि वहां पर सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसलिए हमें फ्लक्स मिल जाता है। लेकिन अगर डाइपोल आपने रखी है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो वहां पर नेट चार्ज होता है +Q और -Q, तो वहां पर भी आपको फ्लक्स जीरो मिलता है। तो वहां पर भी अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी अगर आप एक मैग्नेटिक डाइपोल किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज करते हैं तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आपको जीरो मिलता है, क्योंकि यहाँ से जितना लीव कर रहा है उतना ही वापस से एंटर कर रहा है।
ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा जीरो, ऑप्शन ए होगा जीरो। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट ओवर अ क्लोज सरफेस इज जीरो। ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इन द रीजन ऑफ हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी आपको यहाँ पर आपको देखकर बताना है कि पी क्यू आर एस पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट ये होता है कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर स्ट्रांग है और कहां पर वीकर है। ओके, तो जहां पर रिलेटिव क्लोजनेस यानी दो फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है, जो क्लोजनेस है, उससे पता लगता है कहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है और कहां पर वीकर है। तो जहां पर रिलेटिव क्लोजनेस कम होती है वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहां पर देखिए फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, तो यानी पी पॉइंट जो है वो हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, यानी पी पॉइंट जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और सबसे वीकर कहां होगा, एस पर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The susceptibility of a magnetic material is -4.2 into 10 raised to power -6. What type of material does it represent? Options हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड नन ऑफ दीज। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ससेप्टिबिलिटी किसी मटेरियल की है ये -4.2 into 10 की पावर -6। तो आपको बताना है कि मटेरियल क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको दी हो और वहाँ पर नेगेटिव साइन आपको मिले यानी नेगेटिव में दी हो, तो आप समझ जाना कि वो मटेरियल है डायामैग्नेटिक, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बहुत ही आसान भी है, नेगेटिव है तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस हाउ इजीली ए स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी वो प्रॉपर्टी जिससे हमें ये पता लगता है कि स्पेसिमेन कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा अगर हम उसको किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं। लेट्स से मान लीजिए हमारे पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या रख दिया है, एक मटेरियल रख दिया है, कोर मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और इसमें मान लीजिए एन टर्न्स हैं। ओके, यानी एन टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, एन है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इनसाइड, वो होगा म्यू एन आई, राइट। तो यहाँ पर जो एन आई होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के वैल्यू है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके, तो आई की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। तो फील्ड की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर कोर मटेरियल आपने रखा है वो मैग्नेटाइज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपने समझा कि भाई अगर जो मटेरियल है वो कितना इजीली मैग्नेटाइज होता है उसी पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो अंदर इंड्यूस होगी सोलेनॉइड के। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको डिटरमाइन करती है, विच डिटरमाइंस हाउ इजीली स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज, तो वो होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, राइट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हमें पता लगता है कि कौन सा मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितने ईज के साथ मैग्नेटाइज हो जाएगा अगर हम उसको किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विद, यानी कि स्टेशनरी मैग्नेट किसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, जैसा कि यहाँ पर, या फिर नहीं करती है, जैसे कि आयरन रोड, मूविंग चार्ज, मैग्नेट या फिर स्टेशनरी चार्ज। तो आप देखेंगे मान लीजिए एक मैग्नेट है, हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अगर कोई दूसरी मैग्नेट रखोगे आप इसके पास तो उसके साथ तो इंटरेक्ट करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर रेपेल करेगी, तो इंट्रैक्शन होगा। अगर आप कोई आयरन रोड रख देते हैं तो आयरन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, लेट्स से हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है इधर मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस मूविंग चार्ज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, इंट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब एक स्टेशनरी चार्ज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपने समझा भी है कि भाई किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पर फोर्स कब लगता है, जब ये चीज़ें होती हैं क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। तो अगर यहाँ पर v की वैल्यू 0 है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, राइट। तो यहाँ पर v की वैल्यू 0 होने का मतलब वो स्टेशनरी चार्ज है। तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ से आप समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज ही यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, यानी स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरैक्ट विद अ स्टेशनरी चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट इन द स्पेसिमेन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट रह जाता है स्पेसिमेन में, उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपने किसी सोलेनॉइड में कोई सब्सटेंस रखा, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर एक फील्ड इंड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं म्यू एन आई। अब आपने यहाँ पर आई की वैल्यू कर दी जीरो, तो आई की वैल्यू जीरो करने के बाद भी आपको यहाँ पर इस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गई है। ओके, तो वो जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक इंडक्शन की, जो लेफ्ट रह जाती है ना, करंट की वैल्यू जीरो करने के बाद, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू जीरो करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिटेंटिविटी, यानी रेमिनेंस भी कहते हैं उसको हम, ध्यान रखिएगा, उसको हम रेमिनेंस भी कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो यहां पर एन आई को हम बोलते हैं एच यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, जो यहां पर इंड्यूस हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप एक ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर एक ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज द ग्राफ बिटवीन बी एंड एच, राइट, यहां पर बी और एच के बीच में ग्राफ है। तो अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एच की वैल्यू बढ़ेगी, तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी इनिशियली। तो आपने देखा ग्राफ, ये ओ ए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने एच की वैल्यू को बढ़ाया तो बी की वैल्यू बढ़ी। ओके, मान लीजिए कि सोलेनॉइड में आपने किसी मटेरियल को रखा है, तो आप एच को बढ़ा रहे हो, एच मतलब एन आई, एच इक्वल्स टू एन आई, यानी आई बढ़ा रहे हो तो एच बढ़ रहा है, एच आप बढ़ा रहे हो तो बी भी बढ़ेगा। लेकिन जब वापस से आप एच की वैल्यू जीरो करते हो तो आपको यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें कुछ मैग्नेटिज्म इंड्यूस रह गई है, लेफ्ट रह गई है, राइट। तो देखिए ग्राफ यहाँ पर आकर रुकता है, यानी इस ग्राफ को फॉलो नहीं करता रिवर्स से, इस ग्राफ को फॉलो करता है, यानी कुछ लैग यहाँ पर रह गया। इसी लैग को हम यहाँ पर देखते हैं, और इस कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, राइट, यानी दिस लैग बिटवीन द बी एंड एच इज नोन एज हिस्टेरेसिस। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई एच एक फर्दर वैल्यू के बाद आप बढ़ाते हो तो बी की वैल्यू नहीं बढ़ती, सैचुरेट हो जाती है, लेकिन वापस से अगर आप एच की वैल्यू जीरो करते हो तो बी की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो यहाँ पर ओ बी जो होगा, ओ से लेकर बी, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को हम, रिटेंटिविटी, रेमिनेंस, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर आप देखिए कितना है 0.51, और यहाँ पर क्या होगा 1.5, यानी एच की वैल्यू जीरो करने के बाद भी हमें यहाँ पर 1.5 टेस्ला मिल रहा है। ओके, तो ये क्या है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इसी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट इन द स्पेसिमेन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिड्यूस्ड टू जीरो, इट्स कॉल्ड रिटेंटिविटी। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अगर आप इस रिटेंटिविटी को यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करना चाहते हो तो रिवर्स में आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी करंट की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। तो आप रिवर्स में जब एच की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो देखिए ग्राफ यहां पर आकर जीरो होता है, बी की वैल्यू। ओके, तो यहां पर ओ से लेकर सी तक की जो वैल्यू है ये कहलाती है कोर्सिविटी, कोर्सिविटी, राइट। कोर्सिविटी है द वैल्यू ऑफ, यानी अमाउंट ऑफ या वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिक्वायर्ड इन रिवर्स डायरेक्शन टू रिड्यूस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म टू जीरो, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो लाने के लिए आपने जो रिवर्स डायरेक्शन में एच की वैल्यू यहां पर अप्लाई की वो कहलाएगी कोर्सिविटी। ओके, तो यहां पर आप देखिए लगभग -90 है, -90 एम्पियर पर मीटर। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा मैग्नेटाइजिंग फोर्स की जो यूनिट होती है वो एम्पियर पर मीटर होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन की होती है टेस्ला। तो यहाँ से आप ये चीज़ें ध्यान रखें। ओके, यूनिट पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो कोर्सिविटी क्या है, रिटेंटिविटी क्या है, आपने समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एरिया ऑफ आई एच लूप फॉर सॉफ्ट आयरन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्टील इज, यानी अगर आप यहाँ पर आई एच लूप बनाते हैं, जिसको हम हिस्टेरेसिस कर्व में देखते हैं, आई एच लूप या फिर बी एच लूप भी हम इसको कह सकते हैं, बी एच लूप, जैसे कि आपने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा आपने। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सॉफ्ट आयरन के लिए और स्टील के लिए आपको बताना है कि जो सॉफ्ट आयरन का जो BH लूप होगा उसका एरिया स्टील के BH लूप से कम होगा या IH लूप से कम होगा या ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा या फिर जीरो होगा। तो आप यहाँ पर एक ग्राफ देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो आपने यहाँ पर अभी समझा था, वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए, यानी आज H की वैल्यू आप यहाँ से एक बार इंक्रीज करते हैं, फिर जीरो करते हैं, फिर रिवर्स में बढ़ाते हैं, फिर दोबारा जीरो करते हैं, फिर बढ़ाते हैं। तो ये वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। दिस ग्राफ इज फॉर वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टील के लिए इस लूप का एरिया ज़्यादा है, इस लूप का एरिया ज़्यादा होता है।
और सॉफ्ट आयरन के लिए इस लूप का एरिया कम है, राइट। तो इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से इस ग्राफ से आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें पर फोकस कर सकते हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन तो क्या होगा, लेस होगा, यानी सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया कम है। आप देख रहे हैं एज कम्पेयर टू स्टील, BH लूप या फिर IH लूप का जो एरिया होगा वो कम होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेकिन और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर रिटेंटिविटी किसकी ज़्यादा है, कोर्सिविटी किसकी ज़्यादा है, ये बन सकता है यहाँ से। या फिर जो हीट लॉस हो रहा है वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, जो हीट लॉस होता है या फिर एनर्जी लॉस होता है मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट में, है ना। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर आपने H की वैल्यू बढ़ाई तो फील्ड इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अलाइनमेंट हो रहा है, राइट। फिर वापस से आप H की वैल्यू रिवर्स कर रहे हो तो रीअलाइनमेंट हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट में जो यहाँ पर एनर्जी लॉस होती है वो हीट की टर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। तो जिसका एरिया ज़्यादा होता है, जिसके लिए BH लूप का एरिया ज़्यादा होता है, उसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। ये भी आप यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, इस पर भी MCQ बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी μr इक्वल्स टू 1 + chi m, 1 + chi m। ओके स्टूडेंट्स, तो μr क्या होता है, μr होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी μr होता है किसी मटेरियल की परमेबिलिटी को हम डिवाइड कर दें किसे, फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी से, तो आपको मिलता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, राइट। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है I/H, यानी अगर आप किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी I होता है M/V, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी होता है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और यहाँ पर I जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी यूनिट होती है एम्पियर/मीटर, और H यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की यूनिट भी होती है एम्पियर/मीटर, राइट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, इससे भी पता लगता है कि कोई मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, ए मटेरियल, हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, ये पता लगता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ पर μr क्या होता है ये भी समझा, और chi m यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है ये भी समझा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।